नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। हम लोग शिक्षक मूल्यांकन के बारे में समझेंगे। हम कक्षा के दौरान जब एक बिंदु पढ़ते हैं आकलन और मूल्यांकन को लेकर, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लेकर, तब इस बिंदु के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। जब हम मूल्यांकन के प्रकार तक पहुंचते हैं, विद्यार्थी मूल्यांकन की बात करते हैं, तब हम शिक्षक मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जो आधुनिक शैक्षिक परिवेश है, जब हम इस समय की बात करते हैं, वर्तमान युग की बात करते हैं, तो अभी शिक्षक मूल्यांकन को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। परंपरागत तरीके से क्या होता था, जो परंपरागत मूल्यांकन है, जो हम कहते हैं कि जिसके जनक कौन है, जे.एस. राइस हैं, और आधुनिक मूल्यांकन के जनक कौन हो जाएंगे, बी.एस. ब्लूम। ये जानकारी आपको रखनी है अपने पास। तो उस परंपरागत मूल्यांकन में क्या था कि केवल विद्यार्थी का मूल्यांकन होता था, और विद्यार्थी के मूल्यांकन में केवल शिक्षक शामिल होते थे। महात्मा गांधी जी का भी कथन है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा हो। लेकिन जब हम आधुनिक शैक्षिक परिवेश की बात करते हैं, इस वर्तमान युग की बात करते हैं, तो इस वर्तमान युग में विद्यार्थी के मूल्यांकन में भी शिक्षक के अलावा अन्य कई बिंदु शामिल होते हैं, अन्य कई पक्ष शामिल होते हैं, और विद्यार्थी के केवल शैक्षिक पक्ष को ही शामिल नहीं करते, उसके अन्य पक्षों को भी शामिल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी हम वर्तमान में शिक्षक मूल्यांकन को भी पर्याप्त महत्व देते हैं। शिक्षक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होगा? शिक्षकों का मूल्यांकन, शिक्षकों के मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होगा कि शिक्षकों के शिक्षण विधियों का मूल्यांकन हो जाएगा, शिक्षकों के शिक्षण विधियों का मूल्यांकन हो जाएगा। इसी मूल्यांकन से विषय वस्तु के बारे में जानकारी होगी, पाठ्यक्रम में संशोधन यदि होना होगा, उसका संशोधन प्रस्तावित हो जाएगा, संशोधन सामने आ जाएगा। अंततः यदि मैं अंतिम रूप से आपसे कहूं, तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, कि विद्यालय गुणवत्ता में सुधार हो, ऐसे सुधार करने के लिए, जैसा हम विद्यार्थी मूल्यांकन की बात करते हैं, तो विद्यार्थी मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का मूल्यांकन भी होना चाहिए, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बात समझ आ रही होगी। तो इससे पता क्या चलेगा? इससे पता ऐसे चल जाएगा, मान लीजिए कोई शिक्षक है जो परंपरागत तरीके से ही शिक्षण कार्य करा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में अब आवश्यकताएं क्या है, इस आधुनिक काल के अनुसार जो आवश्यकताएं हैं उनमें परिवर्तन हुआ, पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ। उस पाठ्यक्रम में हुए बदलाव की वजह से या आधुनिक माहौल में शिक्षक अपने आप को स्थापित कर पाए हैं या नहीं, वो समायोजन कर पाए हैं या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा यदि शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं होगा? तो आप ये भी कह सकते हैं कि परंपरागत तरीके से शिक्षण कार्य करा रहे शिक्षक आधुनिक काल की आवश्यकता अनुसार खुद को उस माहौल में स्थापित कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उन कारणों का पता चलेगा, यदि कर पा रहे हैं तो किस सीमा तक कर पा रहे हैं, यह बिंदु सामने आएगा। और जिस कारण से यदि वो माहौल में स्थापित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हुआ कि वो पाठ्यक्रम को पूर्ण समग्रता से नहीं पढ़ा पा रहे होंगे। तो इस निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे कैसे? इस निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे जब शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा। जब शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा तो आप ये कह सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। आप एक बिंदु लिख सकते हैं, सुधारने हेतु विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों का मूल्यांकन भी होना चाहिए। और आप केवल विद्यालय तक सीमित क्यों रहें? आप इसको महाविद्यालय तक भी ले जा सकते हैं, आप विश्वविद्यालय स्तर पर भी बात कर सकते हैं, मूल्यांकन तो वहां भी होना चाहिए। तो आप केवल ये कह सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो शिक्षकों के मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हो जाएंगे। यदि हम बात करें कि शिक्षकों के मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, कुछ बिंदु हमारे सामने आ जाएंगे सहज ही। जैसे यदि शिक्षकों का मूल्यांकन होगा तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से विद्यार्थी, जब मूल्यांकन होता है विद्यार्थियों का, तो विद्यार्थियों के सामने उनकी कमियां आती हैं, उनकी त्रुटियां आती हैं। वो कितने गंभीर है, गंभीर नहीं है, इस बात का पता चल जाता है उनके प्रदर्शन से। ठीक उसी प्रकार से शिक्षकों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने निष्ठावान हैं। तो एक बिंदु हम सहजता के साथ में क्या कह सकते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या हो जाएगा, शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर एवं निष्ठावान बनाना। एक बिंदु क्या कह सकते हैं आप, शिक्षकों को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर एवं निष्ठावान बनाना, निष्ठावान बनाना। अब एक तो गंभीर हो जाएंगे शिक्षक, निष्ठावान होंगे, एक तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक ऐसे हैं कि अपने शिक्षण कार्य में नई नई विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने शिक्षण कार्य को अधिक जीवंत बनाने के लिए, अधिक रोचक बनाने के लिए, जो विद्यार्थियों को अधिक एंगेज कर पाए, विद्यार्थियों को लंबे समय तक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना पाए, इसके लिए नित नए उपाय करते हैं, नित नए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का पता चलेगा कि भाई शिक्षक ने ये नए प्रयोग किए थे और इन प्रयोगों का परिणाम क्या हुआ कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार आया है। बात समझ पाए? तो एक क्या हो जाएगा, हम कहेंगे शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त नई विधियों व प्रयोगों को प्रोत्साहन देना। दूसरा उद्देश्य क्या कहेंगे, नई विधियों प्रयोगों को प्रोत्साहन देना। और सनद रहे, वर्तमान में अब जो शिक्षक नए प्रयोग करते हैं, जो नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं और उससे विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधरता है, ये बात शिक्षकों की प्रोन्नति में गिनी जाती है। अब ये प्रमोशन में इनका फर्क पड़ता है। अब केवल आयु या केवल वरिष्ठता वाला मामला नहीं रह गया है। जो शिक्षक नए नए प्रयोग करते हैं, अपने शिक्षण को अधिक रोचक बनाने के लिए नए नए उपाय खोजते हैं और उसमें सफल होते हैं और इससे विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधर रहा है, उनके परिणाम बता रहे हैं, परिणाम साक्ष्य हैं, परिणाम से ये व्याख्या की जा रही है कि भाई इस नई विधि का प्रयोग करने से जो इन शिक्षक ने किया, इससे विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि हुई है, उनका अधिगम और वास्तविक अधिगम हुआ है, वो उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है, उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तो ये बातें अब उन शिक्षकों के प्रमोशन में भी गिनी जाती हैं। आप समझ पाए? तो एक उद्देश्य क्या हो जाएगा शिक्षकों के मूल्यांकन का, कि शिक्षक जो नई विधियों का प्रयोग कर रहे हैं या नए नए प्रयोग करके वो देख रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देना। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। हम ये कह सकते हैं एक उद्देश्य ये हो जाएगा कि शिक्षकों के गुणों में जो सुधार क्षेत्र है, उन सुधार क्षेत्रों को और विस्तृत करना। एक बिंदु आप यह कह सकते हैं। तीसरा उद्देश्य आप क्या कह सकते हैं कि शिक्षकों के गुणों में सुधार क्षेत्रों को और अधिक विस्तृत करना। मूल्यांकन से ही तो पता चलेगा कि शिक्षक में किस क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। बात समझ में आई होगी। अच्छा, शिक्षक मूल्यांकन के आधार क्या क्या हो सकते हैं? हेडिंग बनाएंगे शिक्षक मूल्यांकन के आधार।
या आप ये समझ लें कि शिक्षक के मूल्यांकन में कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन शिक्षकों का मूल्यांकन करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। सबसे पहली भूमिका कौन निभाएंगे? विद्यार्थी। विद्यार्थी कैसे निभा रहे होंगे कि विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन है, विद्यार्थियों का जो परीक्षा फल है वो निर्धारित करेगा। तो आप ये कह सकते हैं शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल का निर्धारण, यानी कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन द्वारा भी आप कह सकते हैं। विद्यार्थियों के परीक्षा में प्रदर्शन द्वारा। कई मामलों में क्या होता है कि स्वयं क्रम निर्धारण को भी कहा जाता है कि खुद से अपने आप को अपना मूल्यांकन कर लेना, लेकिन हम उसको छोड़ते हुए वो तो है ही, स्वयं का आकलन भी हम करते हैं, मूल्यांकन भी हम करते हैं। हम क्या करें, जो विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है परीक्षा में उनके द्वारा, या आप ये कहें कि ये तो हो जाएगा विद्यार्थियों का प्रदर्शन। कई मामलों में आप ये कहेंगे कि खुद विद्यार्थियों द्वारा भी शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है। कौन शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं, कैसे विद्यार्थी मूल्यांकन करके ही तो बता रहे होते हैं। या आप ये देखेंगे साथी शिक्षकों द्वारा, जो साथ में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। और केवल साथ ही शिक्षकों द्वारा क्यों, हम कहें प्रधानाचार्य द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। आप कह सकते हैं यदि निजी विद्यालय है तो विद्यालय प्रबंधन भी, विद्यालय प्रबंधन द्वारा। आप कह सकते हैं जिस समुदाय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस समुदाय द्वारा। आप कह सकते हैं निरीक्षण करने जो आते हैं उनके द्वारा, निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। आप कहेंगे शिक्षा बोर्ड द्वारा, शिक्षा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, ये भी आप कह सकते हैं। प्रधानाचार्य हो, साथी शिक्षक हो, निरीक्षक हो, विद्यालय प्रबंधन हो, विद्यार्थी हो, जिस समुदाय में शिक्षक पढ़ाते हैं वो समुदाय हो, ये सब क्या हो जाएंगे, शिक्षक मूल्यांकन के आधार हो जाएंगे। दो बिंदु बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। एक, जो विद्यार्थी पढ़ाए गए हैं शिक्षक के द्वारा, उन विद्यार्थियों का जो परीक्षा फल है, उन विद्यार्थियों का जो परीक्षा में प्रदर्शन है, वो सबसे प्राथमिक आधार हो जाएगा शिक्षक के मूल्यांकन का। शिक्षक के या साथी शिक्षक मूल्यांकन में किसी भी क्रम पर रखते हो शिक्षक को, लेकिन यदि उन शिक्षक के विद्यार्थी, उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करते हैं तो यानी कि उनका शिक्षण उत्तम है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि विद्यार्थी, जो विद्यार्थी मूल्यांकन करेंगे, या तो विद्यार्थी स्वयं मूल्यांकन कर रहे हों, या विद्यार्थियों का जो परीक्षा में प्रदर्शन है, विद्यार्थियों का जो परीक्षा फल है वो मूल्यांकन कर रहा हो, ये दोनों बिंदु तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई होगी। तो वर्तमान में जितना विद्यार्थी मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व शिक्षक मूल्यांकन को भी दिया जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विद्यार्थी मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षक मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है। बात स्पष्ट हुई होगी। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को सारे बिंदु स्पष्ट हुए होंगे। शिक्षक मूल्यांकन को लेकर एक बेहतर समझ आपकी बनी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।